हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए क्लास 12th HBSC मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। पिछली दो वीडियोस में मैंने पहली वीडियोस में MCQ और दूसरी वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, वो आपने ज़रूर देखी होगी और उम्मीद करते हैं कि उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प भी मिली होगी। ठीक है, और आज की जो वीडियो है उसमें भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इनका जो सोर्स है वो है PYQs और प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, जो HBSC प्रैक्टिस पेपर लॉन्च करती है जिसको हम सैम्पल पेपर कहते हैं, वो इनके सोर्स हैं। ठीक है ना, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं और गारंटेड इनके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि है तो ये NCERT के क्वेश्चन, बट कहीं ना कहीं बच्चा इनको स्किप भी करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स से जो एरिया बाउंडेड हो रहा है उसका आपको मतलब जो रीजन बाउंडेड हो रहा है उसका एरिया निकालना है। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले बच्चे को ना ये समझ में आना चाहिए जो एलिप्स है ये कैसा बन रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। देखो जो ये इक्वेशन होती है ना, वो उस इक्वेशन को नीचे की तरफ जो भी वैल्यू होती है उसका कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट होता है। जैसे कि 16 का क्या है 4 और 9 का क्या है 3। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 और B की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। मतलब जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस को 4 तक कट कर रहा है और वाई एक्सिस को 3 तक कट कर रहा है। तो इसका जो डायग्राम है आपका किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम कहेंगे 4 0 और ये हो जाएगा हमारा -4 0 और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 3 और ये हो जाएगा हमारा 0 -3। अब इसका जो एरिया है वो फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, वैसे तो एरिया सबका पूरे का फाइंड करना है, चारों का, मगर चारों का मतलब क्या है, चारों क्वाड्रेंट है ना, इनको 4 क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो चारों क्वाड्रेंट का जो एरिया फाइंड करना होता है उसको फाइंड करने के लिए हम बस एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करते हैं और फिर उसे 4 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो लिमिट क्या है हमारे पास, यहाँ 0 होता है और यहाँ पर है 4, तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 4 और एरिया किसके नीचे आ रहा है, कर्व के नीचे आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लग जाएगा एरिया निकालने का वो कुछ इस प्रकार से लगेगा, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर 4 वाई ऑफ कर्व। हमने लिमिट अगर एक्स एक्सिस की लिए तो कर्व जो होता है वो वाई एक्सिस का चलता है। यहाँ पर वाई ऑफ कर्व का मतलब है इस कर्व में से वाई की वैल्यू, तो इस कर्व में से वाई की वैल्यू निकालो पहले तो आप। तो इस कर्व में से वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो वाई की वैल्यू निकालनी है तो इस एक्स वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे इसको और ये 3 भी इधर चला जाएगा, तो 3 का स्क्वायर और इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में 3 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा यहाँ पर, तो रूट लगेगा तो इन दोनों से तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से लेकर 4। अच्छा 4 से और मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि हमें 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 और y ऑफ कर्व क्या है हमारे पास, ये रहा y ऑफ कर्व 3/4 रूट 3/4 रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, तो फार्मूला पहले लगा देते हैं, फार्मूला लिख देता हूँ। इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा आपका इंटीग्रेशन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट यही वैल्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है आपको। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है कि ये 3 तो बाहर आ जाएगा। अब इस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर ये फॉर्मूला लग जाएगा, जिसमें 4 जो है a है तो x/2 होता है, तो x ही है, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 और साइन इनवर्स x/4 और लिमिट है 0 से लेकर 4। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस लिमिट को पुट करना है। सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट यानी कि अपर लिमिट को पुट किया जाता है, फिर लोअर लिमिट को पुट किया जाता है। तो अपर लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ तो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 को आप यहाँ पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0। तो पहली डिजिट तो आ गई 0। फिर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16/2 कितना हो गया 8, साइन इनवर्स 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा आपको, 1 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर इन ऊपर वाली वैल्यू को पुट करने के बाद बीच में आता है माइनस और फिर नीचे वाली वैल्यू पुट की जाती है। जब 0 पुट करोगे यहाँ पर तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर प्लस यही वो चीज़ 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि आंसर कभी भी नेगेटिव में आना नहीं चाहिए आपका, क्योंकि ये एरिया है, एरिया कभी भी नेगेटिव में शो नहीं होता, इसलिए मोड लगा के रखें, या तो याद रखें कि नेगेटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव कर देना आप। 3 और 8 साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पर। ठीक है, और माइनस साइन इनवर्स 0 यानी कि साइन की वैल्यू 0 कब होती है, आपकी 0 डिग्री पे होती है, तो वो तो हो गया 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 π² यूनिट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बस दो चार चीज़ें ध्यान रखनी है कि एरिया निकालने के लिए लिमिट को कैसे लेना है, और दूसरा फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके आपको शो करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसके लिए पहले आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपके पास, जैसे कि ये R है, ये 2 R हैं। ठीक है ना, एक पहला R1 ये हो जाएगा, R2 ये हो जाएगा। दोनों में से आपको ये चेक करना है कि A1 क्या है और A2 क्या है, और B1 क्या है और B2 क्या है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, A1 क्या है आपके पास, A1 है ऊपर वाला जो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ये जो फॉर्म होती है वो ऐसे लिखी होती है, R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो लैम्डा के साथ जो होता है वो B होता है और अलग जो होता है वो A होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर A क्या है आपके लिए, I प्लस J, और B1 क्या है आपके पास, 2I माइनस J प्लस K। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन होते हैं, अदरवाइज़ गलती हो जाती है यहाँ पर। A2 क्या है आपके पास, 2I प्लस J माइनस K, और B2 क्या है आपके पास, 3I माइनस 5J और प्लस का 2K। इस तरीके से आपने A1, B1, A2, B2 लिख दिया। पेपर में भी ऐसे करना ताकि कोई दिक्कत ना हो, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी क्वेश्चन में। ठीक है ना। अब इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो होता है मॉडुलस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर है, वेक्टर के साइन लगा देते हैं। बात समझ आ रही है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए पहले तो, और फिर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले ये दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं, चलो इजीली तरीके से। तो B1 क्रॉस B2, इसको निकालने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ता है, डिटरमिनेंट करना पड़ता है। किसका, B1 और B2 का। तो B1 ये रहा और B2 ये रहा। सबसे पहले I, J और K लिख देना है। B1 के कोएफिशिएंट क्या हैं, 2, -1 और 1, 3, -5 और 2। ठीक, इस तरीके से निकाल देंगे। फिर इसका क्या कर देते हैं, डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो चलो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले लेंगे I
इससे रिलेटेड रो और कॉलम चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, बीच में आता है माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। अब बीच वाली टर्म जो है उसका साइन चेंज हो जाता है, रो और कॉलम गए, 2 को 2 से करा तो 4 -3 प्लस का k, ये लाइन गई तो इसको मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 10 और -3 कर देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पर हो जाएगा। बस समझ रही, ये हो जाएगा आपका 3i और ये हो जाएगा 1, तो माइनस का j, और ये हो जाएगा माइनस का 7k। पहली क्वेश्चन मान लेते हैं। बात समझ रही है? तो देखो कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन करो ताकि गलती कुछ भी ना हो। पहली चीज़ आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए इसमें, b1 और b2 का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 9 + 1 + 49, ठीक है। तो कितना हो गया 49, 50, 59 हो गया, ठीक है। तो दूसरी चीज़ भी हमारे पास आ गई। अब तीसरी चीज़ क्या चाहिए हमें, देखो a2 - a1 चाहिए और फिर इन दोनों का मल्टीपल चाहिए हमें। तो चलो कर लेते हैं, a2 - a1, a2 क्या है हमारे पास, a2 है हमारे पास देखिए a2 है हमारे पास i + j और माइनस का a1 है, सॉरी a2 है हमारे पास 2i प्लस का j माइनस का k, और फिर माइनस करके a1 है हमारे पास i + j, ठीक है। तो a2 - a1 कर दिया। अब a2 - a1 कैसे करेंगे, i वाली टर्म को i वाली टर्म से ही माइनस होगा, ठीक है ना। पहले से ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का i और माइनस का j, तो j से तो j कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i - i और माइनस का k, तो ये आ गया आपके पास तीसरी टर्म, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, देखो फॉर्मूले में हमें जो चाहिए वो चाहिए था पहला टर्म, तो एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बट कोई नहीं। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1, तो a2 - a1 तो हमने निकाल ही लिया, a2 - a1 हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1, ठीक है। फॉर्मूले को ध्यान रखें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें निकालते हैं। अब b1 क्रॉस b2 क्या था, ये रहा हमारा, तो 3i - j - 7k मल्टीप्लाई बाय किससे, इससे i - k से, तो मल्टीप्लाई करते हैं। i वाली टर्म i से ही मल्टीप्लाई होती है, तो 3 को 1 से करेंगे, ठीक है ना, तो 3 आ जाएगा, j तो है ही नहीं, और -7 को -1 से करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए क्या था, अब SD का फॉर्मूला फिर से लगा रहा हूँ मैं। फॉर्मूला था b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब बताओ, ये टर्म आपके पास आ चुकी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पर लिख दिया है 10, और इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा था वो आ रहा था √59, तो √59, तो यहाँ पर आ गया √59, और ये हो जाएगा आपका आंसर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वैसे क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा था नहीं, है ना। क्वेश्चन में बस आपको क्या ध्यान रखना था, ये फॉर्मूला ध्यान रखना था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें निकाल दो और बस पुट कर दो, आपका आंसर ईजिली तरीके से आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पेपर आप क्वेश्चन में करते तो हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैलोग्राम आर दिस एंड दिस। दो साइड दे रखी एक पैलोग्राम की। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। पैरेलल टू इट्स डायगोनल का मतलब क्या है, अगर डायगोनल का भी क्या निकालते हैं यूनिट वेक्टर, तो पैरेलल लाइन का यूनिट वेक्टर सेम होता है, मतलब दो पैरेलल लाइन होती है तो उनका यूनिट वेक्टर भी सेम हो जाता है। तो डायगोनल का ही हमें क्या निकालना है, यहाँ पर डायगोनल का ही यूनिट वेक्टर निकालना है। तो डायगोनल कैसे निकलेगी, देखो पैरेललोग्राम दे रखा है आपको, पैरेललोग्राम की पहली साइड दे रखी है 2i - 4j + 5k, दूसरा दे रखा है i - 2j - 3k। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है, और इसकी एक डायगोनल है, ये डायगोनल है। अब आपको इस डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकालने का तो फॉर्मूला सिंपल सा होता है, 1/मैग्नीट्यूड इंटू ए का वेक्टर। अब ए का वेक्टर मतलब इस लाइन का वेक्टर, ठीक है ना, इस लाइन को हम ए वेक्टर कह देते हैं। ठीक है, ए वेक्टर चाहिए हमें। तो अब ये लाइन कहाँ से आए, तो इस लाइन को निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, लॉ ऑफ ट्राइंगल ये कहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसको नाम दे दें ABCD, तो फॉर्मूला यहाँ पर बनता है कि AB या AC मैग्नीट्यूड इक्वल टू AB + BC। बात समझ रही है, इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। तो AC वेक्टर कैसे निकलेगा, AC वेक्टर को निकालने के लिए आपको AB वेक्टर चाहिए। तो AB वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया i - 2j - 3k, प्लस कर देंगे उसमें BC, यानी कि इसको 2i - 4j + 5k, प्लस कर दो आप। i वाले को i से करेंगे तो ये हो जाएगा 3i - 2j और माइनस का 4j, तो माइनस का 6j - 3k + 5k, तो प्लस का 2k। इस तरीके से ये आपके पास क्या आ गया, AC वेक्टर आ गया। अब AC वेक्टर को अब उसका क्या निकालना है आपको, पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो AC का, √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये आ गया √49, और √49 का क्या आता है 7। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब क्या चाहिए आपको, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया आपके लिए, AC का यूनिट वेक्टर चाहिए आपको, तो 1/मैग्नीट्यूड ऑफ AC इंटू में AC वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास 7, और AC वेक्टर क्या है, ये है 3i - 6j + 2k। ये हो गया आपका आंसर। बताओ, क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, मगर ट्रिकी था, एक तरह से ट्रिकी था, क्योंकि बच्चा ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा कि दो चीज़ें दे दी हैं और यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, तो किसका यूनिट वेक्टर निकालें और कैसे निकालें। तो बट बच्चा ध्यान नहीं देगा कि डायगोनल का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। अच्छा, ध्यान भी आ जाएगा डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकालना है, फिर ये नहीं समझ में आएगा कि डायगोनल कैसे निकालनी है। तो ध्यान रखना है, लॉ ऑफ ट्राइंगल का एक क्वेश्चन गारंटेड पेपर में आता है, और इस बार भी आएगा, और शायद ऐसे ही क्वेश्चन आए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से करके जाना। अगला क्वेश्चन है 29। ये किसी प्रैक्टिकल पेपर का होगा या क्वेश्चन पेपर का होगा। फाइंड द इंटरवल्स। ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है भाई, इंटरवल वाले क्वेश्चन तो गारंटेड पेपर में आने वाले हैं, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का ही आएगा आपके लिए। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बताना है आपको कौन से इंटरवल पे होगा। तो सबसे पहले आपको इंटरवल फाइंड करने होंगे। तो इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेट करके 2x³ + -3x²
माइनस 36x और प्लस का 7। डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू में पावर आगे आ जाएगी 6x² माइनस का 6x और माइनस का 36। अब क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रख देते हैं, 6 कॉमन लेते हैं, तो x² माइनस का x और माइनस का 6। अब 6 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस का x और माइनस का 6। अब यहाँ पर लगाना है आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड। ये वाला साइन देखना है, माइनस का है तो माइनस कर कर ये आना चाहिए बीच वाली टर्म, यानी कि 1 आना चाहिए, माइनस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6। हालांकि इस जो यहाँ होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर तो 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और माइनस करके 1 आना चाहिए। तो बताओ कौन सी संख्या हो सकती है, ये हो सकती है आपके पास 3 - 2, ठीक है, और x की जगह पर x और माइनस का 6। अब x² माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x से भी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x - 3 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, यहाँ भी x - 3 बचेगा। तो जो कॉमन होता है उसको एक साथ लिख देते हैं और जो बच गया है उसको अलग लिख देते हैं, x + 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स से क्या निकाल देते हैं, इंटरवल निकाल देते हैं। तो इंटरवल कैसे निकालेंगे, देखो एक लाइन बना लेना आप -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक की, और उसमें ये दोनों पॉइंट्स रख देंगे। तो इनसे पहले x की वैल्यू निकाल दो, तो x - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो 3 आ जाएगी यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। दो वैल्यू आ गई, एक -2 और एक 3। तो इन्फिनिटी माइनस के पास -2 होगा और इसके पास 3 होगा, तो तीन इंटरवल बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 इंटरवल आ गए। अब तीनों इंटरवल में से आपको ये बताना है कि कौन से इंटरवल पर इंक्रीजिंग है और कौन से पे डिक्रीजिंग है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंसेप्ट ये है, जो आपका f' आया है उसको लो। f' क्या था, ये था, इसको ले लो, x² माइनस का x माइनस का 6, इसको ले लो। अब इसमें क्या है कि ना एक एक करके इंटरवल को पुट कर देते हैं, ठीक है ना। 4 8 -∞ to -2, इसकी वैल्यू पुट करो, इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो आप। तो देखो -2 से नीचे की तरफ की कोई सी भी वैल्यू ले लो, -3 ले लो आप, है ना, -3 रख लो। अब इसमें -3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 6, 12 - 6 आ गया, पॉजिटिव का 6 आ गया। अगर सिंगल डैश करने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद वो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो वो क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग हो गया। और मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि अगर पहला इंक्रीजिंग है ना तो दूसरा डिक्रीजिंग आएगा और फिर इंक्रीजिंग आएगा, ऐसे अल्टरनेट चलते हैं कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है ना। अगले में देखते हैं, देखो अब इंक्रीजिंग आ गया, ये डिक्रीजिंग आएगा गारंटेड, देखना। तो ये हो जाएगा -2 से लेकर 3। अब -2 से लेकर 3 की वैल्यू कौन सी हो सकती है, 1 रख लो आप, है ना, 1 रख दो। तो 1 रख दिया हमने, इसमें 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 1 और माइनस का 6, ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई -6। तो देखो आ गया ना डिक्रीज़। तो इसी तरीके से पैटर्न चलता है, ये पहले इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़, ठीक है। हर क्वेश्चन में नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। कहीं आप सोचो कि भैया ने बोला था कि, और हर क्वेश्चन में ये अप्लाई करके आ जाओ बिना सोचे समझे कुछ भी काम नहीं करना भाई। कुछ क्वेश्चंस में ये अप्लाई हो जाता है। अब इसमें से कोई भी वैल्यू रखो, 4 रख दो, 4 रखो इस पर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 और माइनस का 6, तो 16 - 4 आपका 12 हो गया, और 12 में से 6 गया तो 6 आ गया फिर से, तो ये हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है। यानी कि पहले और लास्ट वाले जो इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग हो रहा है और बीच वाले इंटरवल पर ये डिक्रीजिंग हो रहा है, और ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कोई तामझाम नहीं करना पड़ा। पहला आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव कर इंटरवल निकालो, इंटरवल करके इंटरवल की वैल्यू डेरिवेटिव में पुट करते जाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रही है। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को करके ज़रूर जाना, ठीक है। नोट कर लो आप, वीडियो को पॉज कर बाकी मैं आगे करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन सिंपल है,
इंटीग्रेशन करना है आपको एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स। यहाँ पर जब भी इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन में जब भी दो वेरिएबल आ जाएं, इंटीग्रेशन की बात करें डिफरेंशिएशन की नहीं, डिफरेंशिएशन में अगर आ जाता है तो उसमें तो यू इंटू वी लग जाता है, बट इंटीग्रेशन में अगर दो वेरिएबल आ जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए, तो यहाँ पर लगता है आइलेट का फॉर्मूला। याद होगा आपको आइलेट, आई से इनवर्स, एल से लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल टर्म। अब आपको ये चेक करना है कि ये क्या है और ये क्या है, ये लॉग है और ये अलजेब्रा है। तो बताओ अलजेब्रा पहले आ रहा है या लॉग? लॉग पहले आ रहा है, तो इसका मतलब जो लॉग एक्स होगा ना उसे आप मानोगे u, और जो एक्स स्क्वायर है वो है अलजेब्रा, उसे मानोगे आप v। ठीक है, इसमें एक फार्मूला होता है ना, उसके अकॉर्डिंग u और v मानना होता है आपको। तो फार्मूला क्या होता है u v का, u और इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, ये फार्मूला होता है। अब इसमें u और v क्या है? अब बच्चा क्या कर सकता है, इसको u मान लेगा, इसको v मान लेगा, आंसर आएगा गलत। आपको आइलेट का ही फार्मूला लगाना है। अब u क्या है हमारे लिए? u है हमारे लिए log और v है हमारे लिए एक्स स्क्वायर। बस समझ आ रही है, ध्यान रखना। तो u की जगह आप रखोगे log को, v की जगह रखोगे एक्स स्क्वायर को। ये गलती कर दी, अगर आपने ये गलती कर दी ना, उल्टा सीधा रख दिया, तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। माइनस डेरिवेट करना है log x का और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। log x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय एक्स इंटू में एक्स क्यूब बाय 3। अब इससे x से x एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब बाय 3 log x माइनस एक वैल्यू कट जाएगी तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन में 3। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 log x माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 पहले से ही है तो ये हो जाएगा 9 और प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बताओ क्वेश्चन में था कुछ? क्वेश्चन में कुछ नहीं था और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, गारंटेड है आपका। ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि u किसको लें और v किसको लें। ठीक है, और फार्मूला भी थोड़ा सा टफ सा है, फार्मूला भी याद करने में बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, इसे पॉज कर नोट कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके लिए। अगला देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सॉरी डिफरेंशियल का नहीं है ये तो, डिफरेंशिएशन का ही है बस। ठीक है, y की पावर x और x की पावर y, इसका डेरिवेटिव करना है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी दिखे, वेरिएबल की पावर जिस पर वेरिएबल हो उसमें लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y की पावर x और log x की पावर y। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास log का एक फॉर्मूला होता है कि log m की पावर जो n होती है वो n log m होता है, n log m होता है। ठीक है ना, मतलब पावर आगे आ जाती है, तो इसमें भी क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x log y इक्वल टू में y log x। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर u इंटू वी का क्या लग जाएगा फॉर्मूला, ये u और ये v, ये u ये v, इंटीग्रेशन का नहीं, डेरिवेटिव का u इंटू वी। तो डेरिवेटिव का u इंटू वी क्या होता है, u का डेरिवेटिव v प्लस u v डेरिवेटिव, इस तरीके से। इसमें तो u और v किसी को भी मान सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती। इसको लगाते हैं पहले फॉर्मूले को, तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो u का मतलब है x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, log y एज इट इज़ प्लस फिर x एज इट इज़ log y का क्या हो जाएगा 1 बाय वाई
और फिर y का क्या हो जाएगा dy अपन में dx। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अच्छा, पेपर में सब चीज़ लिखना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। इसके मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। समझ में आया ये कैसे करा मैंने? ये पहला टर्म हो गया, ठीक है। इक्वल टू, फिर इसको करते हैं u का डेरिवेटिव। अब y का डेरिवेटिव क्या होगा dy अपन dx log x एज इट इज़ प्लस y एज इट इज़ और log x का 1/x। बात समझ आ रही है? इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, जो dy अपॉन dx वाले हैं उनको एक साथ ले लो। ये है टर्म x अपॉन वाई dy अपॉन dx, ये इधर आ जाएगा, माइनस का dy अपॉन dx log x और इक्वल टू में y अपॉन x, और ये वाली टर्म उधर चली जाएगी यानी कि माइनस का log y। ठीक, अब क्या करना है, dy अपॉन dx को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस का log x इक्वल टू एलसीएम ले लो इसका, 1 y माइनस एक्स log y अपॉन में x। अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो dy अपॉन dx, एलसीएम लेंगे तो x माइनस का y log x, ये हो जाएगा अपॉन में y और इक्वल टू में y माइनस एक्स log y अपॉन में x। ये y ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये log वाली, ये वाली वैल्यू नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, तो y ऊपर आ रहा है और ये x बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा y माइनस एक्स log y और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी तो अपॉन में x माइनस वाई log x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल होती है तो आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है log m की पावर n जो होता है वो n log m के बराबर होता है। बात समझ आ रही है? तो ये मैंने आपको 5-6 क्वेश्चंस करवा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के लिए आप इनको देखिए और गारंटेड इनको देखते रहेंगे तो पेपर में मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके मार्क्स जो है 70 to 80% तो आपके सिक्योर मार्क्स मैं कर दूँगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर आपके एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है। तो इनको करिए और कल की वीडियो मैं सुबह जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा और कल की क्लास कल के दिन में मैं आपके लिए कम से कम 3 वीडियोस तो बना दूंगा ताकि आप प्रिपरेशन सही से करते रहें, ठीक है। और अगर आपकी कोई डिमांड है कि किसी चैप्टर से रिलेटेड है तो चैप्टर से रिलेटेड आप डिमांड को कमेंट कर देना, मैं उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ बच्चे ना इंटीग्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। आप इंटीग्रेशन को करिए मगर इंटीग्रेशन को इतना मत करिए क्योंकि इंटीग्रेशन इस बार ज़्यादा मार्क्स का नहीं आने वाला। इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन की जगह आप 2 चीज़ें करिए, पहला वेक्टर और 3D, यानी कि चैप्टर नंबर 10 और 11। चैप्टर नंबर 10 और 11 करिए, इस बार सबसे ज़्यादा यही आने वाला है आपका, गारंटेड दे रहा हूँ मैं कि इस बार वेक्टर और 3D के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। बाकी इंटीग्रेशन को छोड़ना मत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल इंटीग्रेशन को छोड़ दो, इंटीग्रेशन को करो मगर उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बाकी सब पे भी टाइम लगाइए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि कल की नोटिफिकेशन या आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।